उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से जुड़े सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स्थान ऑफिशियल को आज ही ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे जो भी एमसीक्यू रहेंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, आपके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। जितने क्वेश्चंस हमसे हो सके हम वो करेंगे पहले, और क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात कर लेंगे। आइए लेट्स स्टार्ट। और हम विस्कोसिटी वगैरह तो है, हमारा चैप्टर पूरा हो ही गया है। एंड अभी हम पीवाईक्यू करेंगे और साथ में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर बाद में स्टार्ट भी कर देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स। अब ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल आपको दिख रहा होगा कि एक एनोड पार्ट दिख रहा है और एक कैथोड पार्ट दिख रहा है, और ये सिंबल आपको दिख रहा है कि ये सारा का सारा सिंबल पूरा जो रिप्रेजेंट करता है डायोड तो है, ऑब्वियस सी बात, लेकिन कौन सा डायोड है? टनल डायोड। ये सिंबल किसका होता है हमारे पास? टनल डायोड का होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए टनल डायोड हमारा कुछ ऐसा बनता है। इसका ये पार्ट एनोड का होता है और ये पार्ट किसका होता है? कैथोड का होता है। और हमारे पास ऐसे ही दूसरा वेरेक्टर डायोड होता है, उसके लिए ऐसा यहाँ पर सिंबल लगता है और ये वेरिएबल का सिंबल रहता है। साथ में जीना डायोड का सिंबल थोड़ा सा इसका यहाँ पर रहेगा जिगजैग में, है ना। तो याद रखना, जीना डायोड तो आसान है। जीना डायोड का बेसिकली कभी कोई ज़्यादातर पूछा जाता है, जीना डायोड और टनल डायोड ज़्यादा जीना डायोड ही पूछा जाता है, बट बाई चांस ये पूछा गया है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जीना डायोड और टनल डायोड को भी भूलना मत। और जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी काम आता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एज अ एज अ एज अ वोल्टेज रेगुलेटर जीना डायोड को हम यूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी दिस, ओके। कभी कभी पूछ लेता है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन अ कंडक्टर। इनमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेष फीचर है, वो इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन करता है कि करंट इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऐसा फीचर डिटरमाइन करता है कि करंट इन द कंडक्टर आएगा? बोथ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द थर्मल वेलोसिटी। इन नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी नो थर्मल वेलोसिटी, ओनली द थर्मल वेलोसिटी, ओनली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप सबको पता है, ये तो बहुत आसान है कि हमारे पास करंट का फॉर्मूला रहता है ड्रिफ्ट करंट का, NeAVD। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये कौन सा करंट होता था? ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट कंडक्टर के लिए जो करंट होता था वो ड्रिफ्ट करंट ही होता था। और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होती थी इसका नाम क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ करती थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, द करंट इन अ कंडक्टर इज दिस and the A is the cross section area, VD is the drift velocity. So from the above, the drift velocity is the only responsible for the current in the conductor. सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी? सॉरी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी हमारे कंडक्टर के करंट के लिए। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या थी, याद कर लीजिए ना थोड़ा सा, है ना। I इज इक्वल टू ई टो बाई एम, वी डी इज लिख सकते थे ई टो बाई एम। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी हमारे पास, जहाँ पर टो क्या होता था? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ई टो बाई एम, इससे लिख देते हैं। कलर क्या हो गया इसका? और इसी से रिलेटेड एक मोबिलिटी होती थी, वो होती थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई टो बाई एम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत अच्छी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इनका याद रखना, मैं दोबारा बताता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी ई टो बाई एम, साथ साथ हमें याद भी रह जाता है। और मोबिलिटी क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से पुट करे और रखे तो ये क्या हो जाता था? ई से ई तो कट जाएगा, तो रह जाएगा ई टो बाई, चलो आप लिख लो पूरा, ई टो बाई एम और डिवाइडेड बाई। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, तो कुछ आपको ये भी पता होना चाहिए मोबिलिटी क्या होगा, ई टो बाई एम। क्योंकि साथ साथ टॉपिक चल रहा है तो कुछ कुछ और पुरानी चीज़ें याद रहे तो अच्छी बात है, तो हमने इसलिए बता दिया आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करंट। और यहाँ पर एक वो भी आता है हमारे पास, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, तो वो भी साथ साथ कर लेना। ठीक है, चलिए। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत चांसेस हैं ये वाले कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अगर वो फॉर्मूला बेस्ड आए तो वो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो हम फॉर्मूला बेस्ड उसका रिवाइज भी करवा देंगे किसी भी एक लेक्चर में, है ना। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अच्छा है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
एज वी सोन मूव ग्रो हम इक्वेटर टू द पोल, आपको पता है बिल्कुल, इक्वेटर से जब मैं पोल की तरफ मूव करता हूँ, इक्वेटर से मैं जब कहाँ मूव कर रहा हूँ, पोल की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने बताना है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन अनचेंज्ड और जीरो। आप खुद सोचो, इक्वेटर से जब पोल की तरफ जा रहे हो तो आर की वैल्यू जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम बाई में आर स्क्वायर। इसके मतलब आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसीलिए जो इसका आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, इक्वेटर टू द पोल। और इसके अंदर जो खास बात रखनी है, याद रख लेना, ये तो चलो क्वेश्चन हो ही जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा इसका आंसर तो, बट इसके अंदर और चीजें क्या आ सकती है, वेरिएशन इन जी। यहाँ से हमें पता चलता है कि वेरिएशन इन जी है ना, विद हाइट, विद डेप्थ एंड विद रोटेशन, ये हमने किया भी हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी भी भूलना मत, हाइट डेप्थ एंड रोटेशन। और ये कैसे हमने डेराइव किया हुआ है, अर्थ को सॉलिड स्फीयर मान के, अर्थ को क्या मान के, सॉलिड स्फीयर। आपको याद होगा एक में हमारे पास ये फॉर्मूला आया था, जी इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस एच स्क्वेयर एच बाई आर वाला, है ना, ये वाले फॉर्मूले जो थे वो याद रखना। और एक में जी डिवाइडेड बाई वन माइनस एच बाई आर स्क्वेयर आ गया था। तो सिंपल याद रखना फॉर्मूले, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू हाइट और ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन में तो हमने बस ये पढ़ा था, जी इज इक्वल टू जी डैश, जी डैश इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये रोटेशन की वजह से आया था। अब थीटा क्या हो जाता था हमारे पास, अगर मैं पोल की बात करूँ तो थीटा 90 के इक्वल हो जाए, तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। अगर कोस जीरो के इक्वल आ जाए देखो, तो इक्वेटर की बात हो जाएगी तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर, कोस जीरो कितना होता है वन, तो वन को आर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो आपको देख रहा है कि पोल पर जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी बजाएगी इक्वेटर के। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू रहेगी वो इंक्रीज होगी। देखो दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये ऐसे देखिए एक बार, जी इज इक्वल टू जी, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये था वेरिएशन इन जी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन। जिसके अंदर हम थीटा जब जीरो पुट करते थे, फिर एक बार थीटा 90 पुट कर लो या पहले थीटा जीरो पुट कर दो, तो इक्वेटर वाली साइड की बात हो जाएगी। अब थीटा जीरो पुट करूंगा तो जी डैश किसके इक्वल आ रहा है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कोस जीरो कितना होता है वन। और जब थीटा 90 पुट कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रही है, जी डैश इज इक्वल टू जी। तो पहले जी में से कुछ कम हो रहा था, अब कुछ कम नहीं हो रहा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इक्वेटर पे वैल्यू कम होगी, पोल पर ज़्यादा होगी। तो इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाऊंगा तो वैल्यूज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एज सुन एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इंक्रीजेस। अच्छे से देख लेना। और जो अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसने इक्वेटर और पोल का पूछा तो हम वही करेंगे। एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फायदा यही होता है कि अगर आपको एक बार पता लग गया कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको अच्छे से कर लो ना। तो अब यहाँ से पूछा हुआ है इसने इक्वेटर और पोल का कंसेप्ट, यानी रोटेशन की वैल्यू से पूछा हुआ है, तो हम इसको हाइट और डेप्थ के साथ साथ भी लेकर चलेंगे। अब हम साथ साथ इसका क्या भी कर लेंगे, अब इसने तो रोटेशन की वजह से पूछ लिया, लेकिन हम याद भी रखेंगे कि वेरिएशन इन जी विद हाइट भी डेप्थ भी, इनको भी हम करके जाएंगे ताकि कल को इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रखी है और रेस्ट मास एनर्जी। अब आप सबको पता है, एक हमारे पास होता है मूविंग मास, एक होता है जो रेस्ट मास, एक होता है ये फॉर्मूला होता है ना, m इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, ये रिलेटिविस्टिक में अभी नहीं पढ़ना, हालांकि हम जब रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो इसके क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे भी सही। बट रेस्ट मास इसमें क्या होता है, एम नॉट। तो एम नॉट ही क्या होता है, रेस्ट मास, और वो रेस्ट मास एनर्जी पूछी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टाइन इक्वेशन से क्या था, E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, एनर्जी मास इक्विवेलेंसी वजह से। तो E की वैल्यू तो निकालनी है, एम नॉट क्या होता है 9.11 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का, और C कितना होता है 3 इंटू टेन टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 3 यूनिट तो उसकी मीटर पर सेकेंड ही होती है C की, लेकिन स्क्वायर ये वाला, ठीक है। तो 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका होल स्क्वायर, है ना। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रेस्ट मास एनर्जी का, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, कोई भी इशू रहता है तो फिर हमें बताओ, और देखते भी हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 9.11 इंटू टेन टू पावर माइनस रेस्ट मास एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, सी वेलोसिटी है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ई नोट ये दे रखा है, ये हमारे पास सी हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, ये आंसर आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन ये आ गया जूल, वही हम बात कर रहे हैं अभी।
हमारा जो आंसर आया ये जूल में आएगा, इसको सोल्व कर, अब कितना आया इसको सोल्व करके मान लो आ रहा है 8 पॉइंट, यही आ रहा है 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, 8.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, ठीक है 8.19 लिख लो। ये आया जूल में। अब कैसे पता जूल में आया, क्योंकि आपने फॉर्मूला क्या यूज किया, E0 इज इक्वल टू m0 c²। अब ये केजी में लोगे, ये मीटर पर सेकंड में लोगे, तो एनर्जी भी तो ऐसा यूनिट में ही आएगी, क्योंकि भाई मास ऐसा यूनिट में ले रहे हो, सी ऐसा यूनिट में ले रहे हो, तो जो एनर्जी आ रही है वो भी तो किस में आ रही है भाई, ऐसा यूनिट में ही आ रही है। तो ये सब अगर ऐसा यूनिट के अंदर अंदर आ रहा है, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर सब ऐसा यूनिट के अंदर आ रहा है, तो लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रही, ऑप्शन में तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रही है। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसने क्या किया हुआ है, डिवाइड बाई किया हुआ है। हाँ सर बिल्कुल किया हुआ है, क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो अगर एक जूल की बात करूँ तो कितने होंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो अब पहले इस जूल को, ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास 1.8 इंटू 10 8.19 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 जूल। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हो, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि भाई जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्या अभी भी ये आंसर आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो अभी देखो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में भी बदलना पड़ेगा हमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वो कैसे बदलेंगे सर, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको मेगा में बदलना है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसमें किया हुआ है। जब इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा, और साथ में 3 भी है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड भी कर देंगे। आओ दिखाते हैं आपको। कहाँ गया ये रहा, देखिए इसको क्लोज करके दोबारा चलाना पड़ेगा, इसमें ग्लिच आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 8.19 इंटू 10 टू पावर माइनस 14, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये तो किस में हो गया, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको किस में बदलना है हमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया 10 की पावर 6, क्योंकि अरे भाई मेगा है ना, मेगा में क्या होता है 10 की पावर 6, भाई एक मेगा मीटर बोल दो, तो इसमें 10 टू पावर 6 हो जाएगा, है ना, मीटर्स हो जाएंगे ना। तो ध्यान से देखो, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला, वो कैसे किया सर, उसको 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करके, और मेगा में बदलने के लिए 10 की पावर 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा देख लो, मेरा जो आंसर आया था वो था कुछ, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं एक बारी, ताकि हमारे को दिक्कत ना हो बार बार। हाँ, तो हम कहाँ थे, तो इवन लाइक कि भाई हमारा जो आंसर आया था वो कितना था, 8.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर ये आंसर है हमारा, तो हमने इसको, सॉरी ये आया था जूल्स में ना, तो इसको अगर हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। लेकिन क्या मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदलना है, नहीं, मेरे को तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, इसीलिए मैं इसको किससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, इस पूरे आंसर को 8.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को 10 टू द पावर 6 से करूंगा, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, राइट। ठीक है, देख लो अब ध्यान से, फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछना जरूर कि ऐसा ही होगा या नहीं, ठीक है। तो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट -10 की पावर -6 करना ना, छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना भाई, -6 से करोगे ना, ऑब्वियस है। क्यों -6 से करेंगे, अरे भाई सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे हम। अगर सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं सपोज कर लो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, और मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात। तभी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वी आर गोइंग टुवर्ड्स द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 ना,
इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। सिंपल, तो याद रखना इस बात को। आई, और फिर भी अगर कभी भूल जाओ तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रख लेंगे हम। चलिए, तो अब आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा, -6 से इसको मल्टीप्लाई करके। आइए, अब ग्लिच नहीं है, अब सही चलेगा ये। चलिए, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस क्या बताता है। जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतना कम कंप्रेसिबिलिटी होगी। जितना ज्यादा क्या रहेगा बल्क मॉडुलस, उतना कम कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना अच्छा बल्क मॉडुलस होगा उतनी कम कंप्रेसिबल, जितना कम कंप्रेसिबल उतना अच्छा बल्क मॉडुलस, या ऐसा बोल दो जितना कम बल्क मॉडुलस उतना अच्छी कंप्रेसिबिलिटी, उतना ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है कोई चीज़, है ना। तो रिजिडिटी वाली का उल्टा हो गया, समझ। तो याद रखना, तो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी आपस में क्या है, बल्क मॉडुलस और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बोले जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा डी। The compressibility and the bulk modulus are inversely proportional to each other. चले आगे, I think we can move to the next part now. आइए चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना एक बारी। For what value of the displacement the kinetic energy and the potential energy of the simple harmonic oscillations become equal? अब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है, और सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या है, आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसी कौन सी वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की जब ये दोनों इक्वल होंगे। आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे पास एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, एक हमारे पास क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की क्या रहता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही बोला हुआ है दे बिकम इक्वल, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है, ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड, ए क्या होता था, एम्पलीट्यूड, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बाई 2 के। और यहाँ पर x किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों को रूट ले लो, ए स्क्वायर का रूट आएगा a और 2 का √2 और प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कर, ठीक है। a√2 इसका, a/√2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लो अच्छे से, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो, पहले अच्छे से देख लो। इसने पूछा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फॉर what value of displacement the kinetic energy and the potential energy of the particle moving in SHM becomes equal। ठीक, तो वही हमने किया। ए यहाँ पर एम्पलीट्यूड गिवन है, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, हमने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अच्छे से देख लो, फिर भी कोई डाउट रहता है किसी के भी मन में किसी भी तरह का तो यू कैन आस्क, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देख लो, E इज इक्वल टू एनर्जी वाला, रेस्ट मास एनर्जी। तो हमें ना लास्ट में इसको देखेंगे, इनके टॉपिक्स को ना कंबाइन करके देखेंगे कि कौन से टॉपिक को हमारा क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, और आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना ताकि आपको ज़्यादा लास्ट में समझ में भी आए, ठीक है। आप चाहो तो अभी के साथ साथ आप इसको मार्क कर सकते हो कि ये चैप्टर कौन से चैप्टर, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया, अभी लास्ट में करके देखेंगे, ठीक है। पहले इस पे आइए। तो डिफ्रैक्शन डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, वो तो आप सबको पता है, एन स्लिट डाइफ्रैक्शन होता है। एन स्लिट डाइफ्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है, बहुत सारी स्लिट्स होंगी ऐसे पैरेलली अरेंज्ड डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। तो इसी को क्या बोलते हैं, एन स्लिट डाइफ्रैक्शन, एन स्लिट डाइफ्रैक्शन, ठीक, नॉर्मल था ये तो। आइए, इन जूल केल्विन, कहाँ गया क्वेश्चन, in joule kelvin expansion which quantity remains constant। जूल केल्विन एक्सपेंशन जो होता है उसके अंदर कौन सी क्वांटिटी हमारी, एंड आइसेनथाल्पी प्रोसेस होता है एक्चुअल में ये जूल केल्विन एक्सपेंशन, उसके अंदर क्या कांस्टेंट रहती है हमारी, आइसेनथाल्पी का यानी क्या कांस्टेंट रहेगी, एंथैल्पी रिमेन्स
कांस्टेंट। तो एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एंथैल्पी जूल केल्विन एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास क्या कांस्टेंट रहेगा, हमारी एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ये बात याद रखने वाली है जूल केल्विन के अंदर। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब दो थिन लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ दे रखी है f1 एंड f2 आर कोएक्सियली प्लेस्ड इन कांटेक्ट, देयर पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। सपोज ये एक लेंस है, सपोज ये दूसरा लेंस है, इन दोनों की पावर दे रखी है, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की f2 है, इन दोनों का पावर का कॉम्बिनेशन बताओ। द पावर कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आपको पता है पावर होती क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पावर होती क्या है। पावर इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस, कोई कितना कन्वर्ज कर सकता है, कन्वर्ज, और कोई कितना डाइवर्ज कर सकता है, वही हमारे पास क्या रहेगी, पावर रहेगी। तो पावर को हम फोकल लेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या रहता है, इनवर्स रहता है, इट्स इक्वल टू 1/f। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, जितनी कम फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब इक्विवेलेंट पावर का कंसेप्ट क्या होता है, जब भी मैं व्हेनेवर टू lenses आर प्लेस्ड कोएक्सियली, एक एक्सिस, दोनों के एक्सिस सेम हो, एक्सियली रखते हैं, तो जो थिन लेंसेज हैं, है ना, थिन लेंसेज होंगे, तो इनकी जो पावर आएगी, इक्विवेलेंट पावर, वो कैसे आएगी, दोनों का पावर को इक्वल ऐड कर दो। अगर ऐसे ऐसे चार लेंस हो तो पी इक्विवेलेंट क्या आएगी, P1 प्लस P2 प्लस P3, इन सबको ऐड कर दो। ऐसी P4 कैसे आएगी, सबको ऐड कर दो। पी इक्विवेलेंट कैसे आएगी, सबकी अगर 5 लेंस हो तो पांचों को ऐड कर दो, सब मल्टीप्लाई, मतलब अलजेब्रिकली। अब ध्यान से अगर देखा जाए, हमें तो पावर निकालनी है इक्विवेलेंट की, दो लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ गिवन है, तो वही भाई पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस P2। पी इक्विवेलेंट मतलब 1/f इक्विवेलेंट, और इसको आप पी इक्विवेलेंट ही लिख दो, कोई इक्वल, अभी कोई इशू नहीं है। मैं बता देता हूँ इसके ऊपर और कैसा क्वेश्चन आएगा, पहले इसको सोल्व करते हैं। ठीक, P1 को क्या लिख सकते हो, आपको पता है प्रेशर, जो पावर है, प्रेशर नहीं सॉरी पावर, इज इक्वल टू 1/f। तो P1 क्या लिखोगे, 1/f1। P2 क्या लिखोगे, 1/f2। तो P इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो F1 F2 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो F2 प्लस F1 इज इक्वल टू पी इक्विवेलेंट, और इसको थोड़ा सा रिकम्बाइन करके आप लिख भी सकते हो, आपका आंसर आ चुका है कि P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F1 F2, दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F1 F2। ये पावर की बात होती है हमारे पास, जब कॉम्बिनेशन की पावर होती है, ऐसे ही। अच्छा, इसके अंदर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। मैंने पहले बोला कि अब ये मत समझ लेना कि अब इक्विवेलेंट पावर करते रहोगे, अब सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है इक्विवेलेंट पावर के ऊपर। अब इक्विवेलेंट पावर के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। देखो, इक्विवेलेंट पावर के अंदर अब वो ये भी पूछ सकता है कि दो लेंसेज हैं, मान लो कनकेव है और एक कन्वेक्स है, ऐसा भी तो पूछ सकता है। अब बताओ, एक की फोकल लेंथ मान लो, इसमें कितनी दे रखी है हमें, F1 है, एक की F2 है, इसमें देख लो। अब पावर ही दे देते हैं, चलो क्वेश्चन को आसान करने के लिए। एक की पावर है मान लो -2.2 डायोप्टर, या 2 डायोप्टर ही लिख लो, और एक की पावर है -3 डायोप्टर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो कॉनकेव है। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ रहती है दैट इज ऑल्सो भी नेगेटिव, वो कैसी रहेगी, हमारी नेगेटिव रहेगी। और जो कन्वेक्स है उसकी जो फोकल लेंथ रहती है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसलिए उसकी पावर जो है वो 1/, फोकल लेंथ है, तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कन्वेक्स की क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो कन्वेक्स की पावर भी क्या रहेगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव की पावर भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखो, मैंने बोला कि पावर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सबका, दोनों को ऐड कर देंगे, हमने ने साइन के साथ बस ऐड करना है और कुछ नहीं देखना, इसमें डायरेक्शन थोड़ी देखोगे कुछ। तो अब सिंपल सी बात है, P1 कितना है, 2 डायोप्टर, P2 कितना है, माइनस का 3 डायोप्टर, तो प्लस ऑफ -3 डायोप्टर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर -3 डायोप्टर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 1 डायोप्टर। अब अगर माइनस का 1 डायोप्टर हमारा आंसर आ गया, क्या सिर्फ इतना ही पूछेगा वो, नहीं, अभी घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी दो कॉनकेव लेंस हो जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब पूछेगा कि ये कॉम्बिनेशन बताओ अब कैसा एक्ट करेगा,
कन्वर्जिंग का या डाइवर्जिंग का? ये कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट करेगा? कन्वर्जिंग, द कॉम्बिनेशन will act as converging और डाइवर्जिंग। कैसे पता लगेगा सर? ऑब्वियस ही बात है, इक्विवेलेंट पावर को देखो, इन दोनों को जब ऐड किया, एक कॉन्वेक्स था एक कॉनकेव था, दोनों को ऐड करके आंसर क्या आया? माइनस का वन डायोप्टर। अगर ये माइनस का वन डायोप्टर आया तो फाइनल जो नेगेटिव आया वो क्या कोरेस्पॉन्ड करता है? नेगेटिव किसकी होती है पावर? कॉनकेव लेंस की। इसीलिए जो इसका लेंस, और कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है? इट इज ऑलवेज डाइवर्जिंग लेंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो डाइवर्जिंग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा लेंस बनेगा, दोनों को कंबाइन कर देंगे, जिसे रेजिस्टेंस में बात करते थे, है ना? पर उसमें नेचर की बात नहीं होती थी, लेकिन इसमें नेचर की भी बात है क्या, कि भाई अब इन दोनों को कंबाइन करके एक नया लेंस बनाया। भाई एक कॉन्वेक्स लेंस था और एक कॉनकेव लेंस था, दोनों को कंबाइन करके मैंने एक नया लेंस बनाया। अब बताओ वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करेगा या कन्वर्जिंग की तरह? भाई अब कन्वर्जिंग की तरह ही नहीं, सॉरी कॉनकेव की तरह, ये डाइवर्जिंग की तरह एक्ट करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह एक्ट करेगा, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस वन डायोप्टर। कि भाई जो पहले वाला कॉनकेव लेंस था तुम्हारा उसके साथ अटैच था, उसकी पावर कितनी थी? सपोज उसकी पावर थी शायद माइनस थ्री डायोप्टर, तो लेकिन इसकी और हमारा जो कॉम्बिनेशन आया उसकी माइनस वन, यानी ये बनेगा तो कॉनकेव लेंस ही, लेकिन उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी चेंज हो गई, पहले वाले की थी माइनस तीन, अब हो गई माइनस वन। ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? इसके अंदर अगर टाइम मिलेगा हमें आज तो हम दोबारा भी देखेंगे, इस लेंस के ऊपर और भी आएंगे, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब if the path difference of the two waves, if the path difference of the two waves is lambda by 8, what will be the phase difference? अगर पाथ डिफरेंस दो वेव्स का लैम्डा बाई 8 है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? कैसे पता लगेगा? सोचो पहले तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कि अगर पाथ डिफरेंस गिवन है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि फेज डिफरेंस गिवन हो और सपोज कर लो तुमसे क्या पूछ लिया जाए, पाथ डिफरेंस पूछ लिया जाए। पूछ तो वो ऐसे भी सकता है ना, उसके पास मर्जी है भाई कैसे पूछ सकता है वो। तो देखो सबसे पहले एक होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होता था हमारे पास? कि कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया। पहले तो इस क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं आओ हम कैसे करेगा। भाई ये क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा, देखो पहले मैं सिर्फ लिखता हूँ उसके बाद सोचना। अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना मैंने क्या लिखा है, अगर ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ये देखो, तो देखो अगर इतना समझ में आ गया तो आपको ये वीडियो स्किप करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन को स्किप कर दो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे लिखा। पाथ डिफरेंस क्या होता है? कि कितना आगे गया, कितना आगे गया या कितना पीछे रह गया, पाथ में डिफरेंस रहा। और फेज, फेज किसी भी पार्टिकल का उसका इन्फो बताता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उस वो पार्टिकल कहाँ है उसके बारे में बताएगा फेज, है ना? फेज क्या बताता है? इंफॉर्मेशन देता है पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर इंटरवल। अब फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये आपने एक वेव देखी होगी ऐसी कुछ, ये होता है जीरो। फेज की बात करता हूँ, आप सबने पढ़ा होगा, ये होता है पाई, ये पूरा 180 बन रहा है, और ये पार्ट कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। फिर ऐसे ये पाई बाय टू और ऐड करो तो ये बन जाएगा 3 पाई बाय टू, और इसके अंदर भी पाई बाय टू और ऐड करो, 3 पाई बाय टू में पाई बाय टू और ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑब्वियस ही बात है सर, ये एक और पाई बाय 2 पाई बन जाएगा, ये चलता रहेगा, है ना? तो आप देखो ये होता है हमारा पाथ, ये होता है फेज। और पाथ कितना होगा भाई? इसने कितना पाथ ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ? आप सबको पता है एक वेव की जो लेंथ होती है वो पूरी लैम्डा होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, है ना? तो यहाँ से हाफ कितना करेगा वो? लैम्डा बाय टू में। तो कितना फेज हुआ, ये पाई पाई की फॉर्म में बात हो रहा है, इसको बोलते हैं फेज। और ये जो लैम्डा लैम्डा टू की फॉर्म में बात हो रहा है इसको बोलते हैं पाथ। तो आप खुद देखो ध्यान से, अगर मैं एक पूरी वेव की बात करूं, अगर मैं एक पूरी वेव की बात करूं, मेरी ये वाली, आओ ये वाली पूरी वेव, ये पूरी वेव, सॉरी अच्छे से करते हैं इसको, ये पूरी वेव की अगर मैं बात करता हूँ मेरी, तो मुझे एक बात बताओ कितना ये लैम्डा है पूरा, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दो डॉट के बीच में देखो, पाथ कितना है? पाथ डिफरेंस लैम्डा। अगर पूरी वेव है तो उस केस में फेज कितना आ रहा है? लैम्डा तक के लिए,
0 पाई बाय 2 पाई कहाँ तक आ रहा है मैक्सिमम 2 पाई तक। तो जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज कितने का आएगा 2 पाई का पाथ फेज डिफरेंस आएगा, है ना। जब एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है तो कितना पाथ फेज डिफरेंस आ रहा है 2 पाई का, 2 पाई का। तो अगर सिंगल है तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा लैम्डा बाय 8 अगर पाथ डिफरेंस है तो लैम्डा बाय 8 में करना हो तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 8, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो ये आ जाएगा अपने पास पाई बाय 4। तो अगर लैम्डा बाई 8 का पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस का मतलब सर ये तो किसी के बीच में होता है ना डिफरेंस, हाँ एक्चुअल में ये दो वेव्स की बात करता है। देखो कुछ ऐसा होता है पाथ डिफरेंस हमारे पास, अगर एक वेव है मान लो ऐसे ये चल रही है, ठीक, दूसरी वेव इस टाइम पर क्या कर रही है, मान लो दूसरी वेव में रेड से दिखा रहा हूं, तो देखो आप कुछ बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट देखो सिर्फ, बाकी सब छोड़ दो। तो देखो ध्यान से, जब ये वेव स्टार्ट हुई थी ना बच्चों, जब ये वेव स्टार्ट हुई थी एक्चुअल में, तो इस वेव ने अपनी एक पूरी साइकिल खत्म कर ली थी। इस वेव ने अपनी एक पूरी साइकिल खत्म कर चुका था ये, तो नीचे वाली वेव आगे है या पीछे है, आगे है, ऑब्वियस सी बात, कितना आगे है, एक, कितना ये नीचे वाली वेव आ गया उसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो कितना आ गया, इसने एक पूरी कर ली थी, तो एक पूरी करने का मतलब कितना हो गया लैम्डा, ये लैम्डा आ गया है, तो नीचे वाली लैम्डा आगे है, और लैम्डा आगे का मतलब क्या होगा, इसने कितना फेस कवर कर लिया पूरा, पाई इतना 180 इतना 180 इतना, तो पूरा हो गया 360, दैट इज 2 पाई। तो ये लैम्डा आ गया है और 2 पाई आ गया है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ जाएगा वो 2 पाई का हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी केस में भी ये भी यही पूछ रहा है कि अगर कोई वेव लैम्डा बाई 8 आगे है तो बताओ फेज का कितना आएगा, तो हमने निकाल दिया पाई बाय 4, क्योंकि हमें पता है अगर कोई लैम्डा आगे होती है ना, अगर कोई कहाँ आगे होती है, अगर कोई लैम्डा आगे होती है तो उसके अंदर फेज डिफरेंस आता है इतने का, तो 1 आ गया है तो 2 पाई बाय लैम्डा, लेकिन ये तो लैम्डा बाई 8 आ गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और करते हैं, तो पाई बाय 4 इसका आंसर आ गया सपोज, है सपोज क्या आएगा ही। अच्छा अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि लैम्डा बाय 4 का तो बताओ कैसे करोगे। तो भाई आपको पता है लैम्डा में 2 पाई, 1 में 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा बाय 4 में कितना आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4, तो कितना आ जाएगा पाई बाय 2। बहुत आसान था, 90 डिग्री, है ना। आराम से आप देख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा सिमिलरली लैम्डा बाई 2 में आपको पता है लैम्डा बाई 2 में हाफ साइकिल कंप्लीट होगी, और लैम्डा बाई 2 का करते हैं, लैम्डा बाई 2 में हाफ साइकिल कंप्लीट होती है ना सिर्फ इतनी, तो आंसर कितना आना चाहिए, कितना होता है सिर्फ लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना का होता है पाई बाई 2, 90 का होता है क्या, नहीं कितने का होता है ये पूरी साइकिल 180 की। और चेक करते हैं लैम्डा बाई 2 में आंसर क्या आना चाहिए 180, दैट इज पाई। तो अगर लैम्डा है तो कितना फेज होना चाहिए 2 पाई, तो 1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे कितना है लैम्डा बाई 2, तो आंसर देखो क्या आ रहा है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 2, लैम्डा से लैम्डा कर गया 2 से 2, तो देखो कितने का फेज डिफरेंस आया पाई का आया ना। तो यही बताता है हमें फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस। तो आई थिंक अब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आ जाती है तो लेट मी नो, हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है आगे चलते हैं। अब एक सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद a uniform speed v. If the gravitational pull suddenly disappears, the satellite will. अगर एक सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, विद यूनिफॉर्म स्पीड v, v से मूव कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है कर रही है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो अगर क्या हो जाए, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल डिसअपियर हो जाए, अर्थ का ग्रेविटेशन, तो बताओ सैटेलाइट कहाँ जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं। कैसे पता लगेगा भाई, ये सैटेलाइट है, ये हर एक पॉइंट पे वैसे से मूव कर रही है, आप बताओ अगर ये मूव कर क्यों रही है, क्योंकि अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, ऐसे 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 हर पॉइंट। अब मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो खत्म हो गया, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, तो इसको अंदर खींचने वाला कोई नहीं है, तो कहाँ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इसकी टेंडेंसी क्या थी, अगर ये इस पॉइंट पे थी मान लो, तो वो कहाँ जाना चाहती थी, ऊपर जाना चाहती थी ना सर, हाँ ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन जा क्यों नहीं रही थी, क्योंकि हर पॉइंट पे इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा था। अच्छा जब ये इस पॉइंट पे होती तो कहाँ जाना चाहती, ये टेंजेंट की तरफ जाना चाहती है हमेशा, ये इधर की तरफ जाना चाहती है, लेकिन अर्थ इसको खींच रही होती थी, लेकिन अब अर्थ खींच नहीं रही, तो ये जहाँ जाना चाहती है वो वहीं निकल जाएगी। सपोज इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पुल गायब हो गया, तो ये अंदर की तरफ ना खींच के कहाँ चली जाएगी, इसके टेंजेंशियली इस तरफ,
इस पॉइंट पे गायब हुआ तो टेंजेंशियली चली जाएगी इस तरफ, इस पॉइंट पे गायब हुआ तो इस तरफ चली जाएगी, इस पॉइंट पे तो इस तरफ। तो हमेशा कहाँ चली जाएगी, टेंजेंशियली चली जाएगी। हमेशा कहाँ चली जाएगी, टेंजेंशियली चली जाएगी अपने सरफेस से, तो जहाँ पर होगी। तो सैटेलाइट, ध्यान से देखो, आओ ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। क्या सैटेलाइट अपना कंटिन्यू टू मूव विद द स्पीड v? नहीं, move with the speed tangentially to the original orbit, yes, this is correct. Fall downward with increasing speed, नहीं, ultimately come to the rest, ठीक है। तो टेंजेंशियली जाएगी, वो ज्यादा एक्यूरेट है, टेंजेंशियली जाएगी, वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसके बारे में हम श्योर है, बाकी सबके बारे में हम इतना श्योर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑप्शन नंबर इसमें बी आ जाएगा। अच्छे से देखो, टेंजेंशियली, क्योंकि सर्कल में आपने पढ़ा भी होगा ना, सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते थे, कि एवरी पॉइंट को हम कैसे पता चल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं, उसकी डायरेक्शन से बता सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन नाउ। 1 AMU बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 AMU कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। कई बार कंफ्यूजन आ जाती है इसमें कि 1 एटॉमिक मास यूनिट हम कैसे निकालेंगे। इसके अंदर आई, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। बस 1 AMU इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। तो चलिए ये देखो, 1 AMU में इतने केजीज होते हैं, वो 1 कार्बन एटम से निकाल सकते हैं हम मास को। तो अब याद रखने हैं, 1 AMU में अगर हम केजी में बात करें तो उसकी वैल्यू ये होती है 1.67 इंटू 10 1.66 इंटू 10⁻27 kg भी लिख सकते हो आप, जो प्रोटॉन का जैसा मास होता है वैसे वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा 1.66 इंटू 10⁻27 kg। अब जैसे ही मेरे को इसमें केजी की वैल्यू पता लग गई, मुझे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने में देर लगेगी क्या? नहीं सर, क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है E इक्वल टू MC²। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना, तो सीधा निकाल सकते हो। मास की वैल्यू पता चल गई 1.66 इंटू 10⁻27। सी स्क्वायर नहीं पता, 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो एनर्जी नहीं आ जाएगी। अभी एनर्जी आएगी जूल में, क्योंकि मास कितने में है, केजी में है। अच्छा, तो जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बदल सकते क्या? अरे बदल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो भाई किससे डिवाइड करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, सिर्फ मेगा इलेक्ट्रॉन में बदलना है सर। तो इस पूरी एक्सप्रेशन को 7 और 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻+6 या -6, ऑब्वियस ही बात है, -6। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ आपको सोल्यूशन। देखो फॉर्मूला क्या यूज किया, इज इक्वल टू डेल्टा MC²। उसके बाद हमने क्या किया, एनर्जी इक्विवेलेंट। तो ई को वैल्यू क्या लिखी हमने, 1.6, इसको इससे स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया जूल में आंसर, आ गया जूल में। देखो अब इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसके इक्वल रखा, तो इससे आंसर आ गया। सो ये कैसे लिख दिया, अरे भाई ये वही तो है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखेंगे, मेगा के लिए क्या करते हैं, 10⁻6 से डिवाइड कर दोगे। मतलब इस केस में अगर वैसे, अगर इस आप इसमें रखा करो, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें बदलो, पहले कैसे बदलोगे, ऑब्वियस सी बात। और तो 1.49 इंटू 10⁻- जूल है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ये अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इसको किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6, तब यह होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। तो इसने पहले ही चेंज कर दिया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से। अगर आप नहीं चाहते करना ऐसा तो मत करिए, आपके ऊपर, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू। इसने कुछ नया नहीं किया, बस हमने, अगर सपोज इसने कैसे लिखा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सपोज हमें पता था, कभी पता होना चाहिए हमें, क्योंकि बुक में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। हमें इतना पता है, ठीक। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखूंगा मैं, आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 1.6 इंटू 10⁻19 को -16 इंटू 10⁻3, तो वो -3 का उसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस, तो -13 रह जाएगा। ठीक है,
लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। आप चाहो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻6 से, उससे भी हो सकता है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁻6 से, आप उससे भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको करना ही क्यों है इतना बड़ा प्रोसेस, आप आसानी से करके काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप यू चेंज जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और किसमें बदलोगे, मेगा इलेक्ट्रॉन। और करना क्या है सर, when you changing from joule to electron volt you have to divide by 1.6 into 10 to the power minus 19, और जब इससे करोगे तो you have to multiply by 10 to the power minus 6। is that clear? yes, चलिए। A particle is projected at an angle 60 degree from the horizontal with kinetic energy k, the kinetic energy at the highest point। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, पिछले वाले पेपर में भी हमने आपको करवाया था, ध्यान रखना, जो हमने पिछले वाला डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या होगा, आओ देखते हैं। एक पार्टिकल है जो 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक। अब फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल तो अगर वो 60 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट किया गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। अब आपको पता है जब पार्टिकल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर आएगा तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वाली तो क्या हो जाती है, एट हाइट मैक्सिमम जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है और हॉरिजॉन्टल बचती है। और हॉरिजॉन्टल कितनी होती है, वो कभी चेंज होती ही नहीं, वो किसके इक्वल होती है, वी कोस थीटा के, और यहाँ पर क्या है, वी कोस 60 डिग्री। तो जो वेलोसिटी रह जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो सिर्फ कितनी होगी, वी कोस 60, और कोस 60 होता है बच्चों 1/2, तो 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा v/2, तो v डैश यानी जो वेलोसिटी रहेगी वो v/2 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर बाय 4। क्यों, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वेयर जब हो जाएगा, वी डैश का स्क्वेयर करोगे तो v को लिखोगे v/2, तो v/2 का स्क्वेयर हो जाएगा v स्क्वेयर बाय 4। तो वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, हाफ एम वी स्क्वेयर, लेकिन अब क्या है, इसको 1/4 को बाहर लिख लो। अब क्या है 1/4, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। अब क्या है 1/4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वेयर, क्योंकि 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब जो है देखो काइनेटिक एनर्जी अपना पहले से क्या है, हाफ है नाउ। ठीक है, क्यों हाफ है, क्योंकि अब सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, k/4। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, देखो जो क्यू कोस 60 रह जाएगा सिर्फ, और ये u/2 के होता है, और ये फॉर्म पुट करोगे तो 1/4, सिंपल। अब मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज विद द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, कैसे पता चलता है, आओ देखते हैं। हाउ मीन मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियर वेरीज विद मास नंबर, वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए न्यूक्लियॉन्स, क्या आना चाहिए, न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर के साथ कैसे वेरी करता है, देखो बहुत आसान है, हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, यानी पोजीशन और मोमेंटम का जो अनसर्टेनिटी रहती है वो ग्रेटर देन रहती है इससे, तो किससे, लैम्डा, सॉरी एन एच अपॉन 4 पाई, या एच कट अपॉन 2 पाई भी बोल सकते हो। तो उतना उतना रहेगा हमारे पास, जैसे ये रहा h/4 पाई, दिख रहा है। मैंने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लिख दिया, किसके इक्वल, लगभग लगभग कम से कम इसके इक्वल तो रहेगा या इससे बड़े रहेगा। अब यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, वही डेल्टा आर लिख सकते हो, इसको चेंज इन पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट या रेडियस टाइप लिख दो आप अभी के लिए, पोजीशन। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, h/4 पाई डेल्टा आर। अब ध्यान से देखो, अगर डेल्टा पी हमारे पास किसके इक्वल है भाई, डेल्टा पी किसके इक्वल है, h/4 पाई डेल्टा आर। अब h/4 पाई तो कैसा है हमारे पास, h/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम वो है डायरेक्टली इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर। और रेडियस वाला फॉर्मूले से हमें पता है आर वैसे किसके इक्वल होता है, r0 a⁻1/3, आपने न्यूक्लियस में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। तो डेल्टा आर a/1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा पी क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो डेल्टा पी किसके इक्वल हो जाएगा, a⁻1/3, इसीलिए इसका आंसर क्या है, a⁻1/3। क्लियर है, तो हमने इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किया। मैं दोबारा बोल सकता हूँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें, डेल्टा एक्स डेल्टा पी किसके इक्वल होता है हमारे पास, h/4 पाई, और इसको हमने डेल्टा एक्स की जगह लिख दिया डेल्टा आर। तो हम यहाँ पे डेल्टा आर को उधर ले गए, कम से कम इसके इक्वल होता है या इससे ग्रेटर होना चाहिए डेल्टा आर। ठीक है, तो अब आर की बेटा है, हमें न्यूक्लियस के अंदर हमने पता है
कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर नोट ए की पावर 1/3। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो सिमिलरली इसका आंसर यहाँ आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। What is the maximum power that can be drawn from a 12-volt battery that has internal resistance this? अब दो क्वेश्चन लास्ट के हमारे पास आपको हम होमवर्क में देंगे, आइए दिखाते हैं कौन कौन से। एक तो ये करके आएंगे आप ट्राई, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे जरूर। फर्स्ट, एक ये सेकंड, बस ये, और एक ये लास्ट थोड़ा था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करना। साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, ओह सॉरी मैं इसका तो आंसर ही बता दिया मैंने। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगा, जीरो। तो दो क्वेश्चन बचे हैं, आई थिंक अब आप ट्राई करेंगे इसको। इसमें इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट लगेगा। मैंने बोला था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन जरूर आएगा, देखो फिर से आ गया। मैक्सिमम पावर पूछा है 12 वोल्ट बैटरी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आ जाएगा। लेकिन इसको पूरी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, बट ये हो जाएगा। सॉरी। तो एक क्वेश्चन ये होमवर्क में और एक क्वेश्चन ये होमवर्क में, दोनों प्रीवियस के ईयर्स के हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ कैसे करेंगे। और उसके बाद इसका एनालिसिस भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कौन से क्वेश्चन से, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर है हमारे पास, एटम से। ये कौन से चैप्टर से आया हुआ है, एटम चैप्टर से। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से बोल दो आप अभी के लिए। और ये वाला कौन से चैप्टर से है, ये न्यूक्लियस चैप्टर से है। ऐसे ही ये हमारे पास कौन से चैप्टर से है, कोई भी उठा लो, पाथ डिफरेंस, ये वेव्स से है। और ये हमारे पास क्या है, जैसे ये हो गया, ये एस एच एम से है ना, एस एच एम के अंदर। तो ऐसे ऐसे हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि हमने एस एच एम का ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके के क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। वेव का ये क्वेश्चन आ गया तो अब इस तरीके के क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हम, आपने देखा भी होगा जब हम एक क्वेश्चन को कर रहे थे, हमने उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को या और भी कंसेप्ट को साथ साथ ही कर लिया। तो ऐसे ही आपने भी रिवाइज करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था आपके। बाकी के दो क्वेश्चन करना नेक्स्ट, जब हम सॉल्यूशन करेंगे प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चंस का दोबारा से, तब उसके अंदर पहले ही सबसे पहले वो दो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। बट वो इतने मुश्किल है नहीं, आई थिंक आप ट्राई करेंगे हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।